नमस्कार, वेलकम टू सर जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सो मैथ के आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीजीटी के जितने भी आपके एग्जाम है, इवन सेट और नेट, इस टॉपिक से मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक और टॉपिक भी आता है, वो आपका रहता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बट इस टॉपिक के अंदर एक दिक्कत रहती है कि क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो आपका क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है, तो अब आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं करा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन किस टॉपिक से है, तब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आज हमने इसका फर्स्ट लेक्चर हम इसका जो स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। सबसे मेन होता है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले एज यू नो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स dy over dx और its higher order, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर dy over dx होता है, और क्या होते हैं उसके हायर ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे बेसिक चीज क्या है जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए? आपको ऑर्डर एंड डिग्री। पहला काम, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे मेन क्या होता है? ऑर्डर एंड डिग्री को आइडेंटिफाई करना। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? मैक्सिमम डेरिवेटिव, कि उस इक्वेशन के अंदर सबसे ज्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। देन सेकंड वन डिग्री, बिकॉज जब तक आप ये दो चीजें सबसे पहले आइडेंटिफाई नहीं करोगे, देन आपका जो क्वेश्चन है वो आपको कंफर्म नहीं होगा कहां से है। देन आपका है डिग्री। ठीक है, बीएससी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक अलग से पूरी एक बुक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से एक बुक है, +1-2 के अंदर सिंपल टॉपिक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एक साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जिस तरह से मैं आपको अटेम्प्ट करूंगा, बस वो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो पहला काम, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है? dy over dx इक्वेशन, जिसके अंदर इज इक्वल टू साइन होगा एंड उसके अंदर dy over dx होगा और उसके हायर ऑर्डर इन्वॉल्व होंगे, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और यहां पर जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकंड वन हमने पढ़ा, ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। डिग्री क्या होता है? पावर ऑफ ऑर्डर। डिग्री आपका होता है पावर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की जो पावर है वो आपकी डिग्री होती है। ठीक है, तो जब भी आपने डिग्री को देखना है, ऑर्डर का देखना है, तो जो आपकी इक्वेशन है उसकी जो पावर है, टर्म्स की पावर है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे dy over dx की पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल आपकी जो पावर है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है टीजीटी के अंदर भी, कि अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक सिंपल, जैसे मान लो आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, सपोज करो एक लीनियर इक्वेशन है, सिंपल हमने बोला लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे x + 1 = 0, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। और यहां पर x = -1, ये क्या चीज है? ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हम लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, तो ये चीजें हमें क्लियर है। सोल्यूशन बोल सकते हैं या इसको हम रूट्स बोल सकते हैं। आपको पता है जो सोल्यूशन होता है और रूट होता है वो इक्वेशन को क्या करता है भाई? सेटिस्फाई करता है। तो उसी तरह से हमने, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। तो बट आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होता है एंड डिग्री 1 होती है, ये हमने जो टीजीटी के लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस कर रखी हैं। उस टाइम पे जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस टाइम पर सॉल्यूशन हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किस तरह से सॉल्व करना है।
कब? जब आपका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगी। ऑर्डर कितना होगा? 1। तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होगा? जब भी आपको सॉल्यूशन निकालना है सबसे पहले उसका ऑर्डर एंड डिग्री चेक करना है। जब भी आपका ऑर्डर एंड डिग्री 1 होगा तो आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से हो सकती है? उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं जो हमने पढ़े हैं। नंबर फर्स्ट पे होता है वाई सेपरेटिंग वेरिएबल। आपको क्या करना है? आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं। वाई वाले एक तरफ करने हैं, एक्स वाले एक तरफ करने हैं, देन उसकी क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है। सेकंड आपका होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है? हर टर्म की पावर सेम होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड नंबर थर्ड पे है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो आपका लेक्चर्स है वो आपको जो टीजीटी का कोर्स हमने ऐड करा है उसके अंदर मिल जाएगा। और इवन आप इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको जरूर एक बार गो थ्रू करो ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मैंने लिंक कर दिया है कि सबसे पहले जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सबसे मेन क्या है? आपको इक्वेशन का ये चेक करना है ऑर्डर एंड डिग्री कितना है। अगर ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, तो वो क्वेश्चन आपका या तो सेपरेटिंग वेरिएबल से होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, हमने लेक्चर में पहले डिस्कस कर रखा है। देन आपका या वो क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा या फिर आपका वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होती है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। ये भी एग्जाम में आ जाता है। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, आपको वो लगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। बट आज हम आगे करेंगे, ये हमारा पहले से हो चुका है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सबसे पहले है, नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट हमारा अगेन सिंपल यही रहेगा। करना क्या है? आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर मींस एक से ज्यादा ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एंड डिग्री 1 होगी, डिग्री इज इक्वल टू 1, तो उस टाइम पर सबसे पहले आपको आपके माइंड में क्या आना चाहिए? जब आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आपको सॉल्व दिख जाते हैं तो इजी लगता है कि हाँ ये तो हमने कर लेना है। पर अगेन मैं बार फोकस कर रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 ही चीजें स्ट्रांग चाहिए। नंबर 1 पे डेरिवेटिव प्रॉपर से आपको अच्छे से आना चाहिए, नंबर 2 पे इंटीग्रेशन आनी चाहिए। ठीक है, जब भी ऑर्डर 1 डिग्री 1 होगा तो वो क्वेश्चन आपका हमेशा इन तीनों में से कहीं एक से होगा। या तो वो बाय सेपरेटिंग वेरिएबल से सॉल्व होगा, या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, या आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q इस फॉर्म में होगी। तो इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ये हमारे जो टीजीटी के लेक्चर्स हैं जो हमने +1 2 के अंदर डिस्कस करे हैं उनको आपने गो थ्रू करना। ये सारा पार्ट आपका वहीं से है, इसको मैं फिलहाल यहां से स्किप कर रहा हूं। अब जो हमने आगे स्टार्ट करा है वो आपको याद रखना है। जब भी सॉल्यूशन निकालना है सबसे पहला काम क्या है? आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री चेक करना है। अगर उसका हायर ऑर्डर है, ऑर्डर एक से ज्यादा है, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन है, थर्ड है, फोर्थ है, एंड सो ऑन इवन अप टू एन ऑर्डर है, और उसकी डिग्री 1 है, तो वो आगे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। नंबर फर्स्ट पर लीनियर मींस डिग्री 1 होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कि अगर वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर मींस डिग्री तो 1 होगी, बट उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं। अब कोफिशिएंट्स आपको पता है कि क्या होते हैं, जो आगे आपकी dy/dx होगा या उसका हायर ऑर्डर होगा उसके साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है? जैसे
डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ये पी नॉट हो गया, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, देन पी वन डी रेज टू पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी रेज टू पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स होल रेज टू पावर एन माइनस टू, सो ऑन, लास्ट में पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपकी होती है भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको याद होनी चाहिए, आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। ये मैंने आपको अप टू एन ऑर्डर तक लिख दिया, हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन हो वो अप टू सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा मींस आपकी इक्वेशन इससे आगे तक होगी। फॉर एग्जांपल अभी लिखवा दूंगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपकी इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 7dy ओवर डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूं फिलहाल, या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को देखो, इसमें क्या है ऑर्डर 2 मींस हायर ऑर्डर है, डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी पावर कितनी है 1, बिकॉज डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है पावर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की पावर को देखना है वो आपकी क्या रहती है, डिग्री रहती है। और इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट, यहाँ पे 1 है, ये 7 है, ये 12 है, ये आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये आपका जो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहां पर ये P0, P1, P2 और Pn ये सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। बिल्कुल ही मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस इसके अंदर आपको डेरिवेटिव आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और सबसे मैंने आपको बोला, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। देन क्वेश्चन तो इजीली आप खुद जितनी मर्जी जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए खुद सॉल्व कर लोगे। आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, पहला काम ऑर्डर एंड डिग्री को चेक करना है। अगर ऑर्डर 1 डिग्री 1 है तो क्वेश्चन आपका यहां से होगा, देन हायर ऑर्डर एंड डिग्री 1 है तो क्वेश्चन आपका यहां से होगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब वेरिएबल कोफिशिएंट भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी इसी के अंदर आएंगे। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, और यहाँ पे P0, P1, P2, Pn ये आपके सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे, और जो Q रहेगा, जो आपका राइट हैंड साइड में Q है, ये आपका फंक्शन ऑफ x होगा। क्या होगा भाई, ये आपका फंक्शन ऑफ x होगा, या फिर यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, होमोजीनियस क्या होता है, अगर राइट हैंड साइड में Q की जगह अगर 0 होगा, जो आपका ये Q है अगर इसकी जगह 0 होगा तो उसको बोलेंगे वो आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सो इसको आप इक्वेशन 1 समझ सकते हैं। और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उसके लिए हम ये सब कुछ नहीं करना है, बट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए चीजें पता नहीं चाहिए। क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट मैक्सिमम 15, 20 सेकंड के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इसे सिंपली इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 होगा तो उसको बोलेंगे वो आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। जैसे P0 डी रेज टू पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस P1 डी रेज टू पावर n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस P2 डी रेज टू पावर n माइनस 2y अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n माइनस 2, सो ऑन, लास्ट में आपका Pny इज इक्वल टू 0। अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो वो आपकी क्या है भाई, आपकी होमोजीनियस, ठीक है, आपकी
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं SF से, सिंबॉलिक फॉर्म। क्वेश्चन हमेशा आपको इस फॉर्म में दिया होगा, डायरेक्ट आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। SF इट स्टैंड्स फॉर सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर जो आपका d/dx होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो d/dx होता है इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। जो d/dx है, d/dx है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। सो इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या बनेगी, ये बन जाएगी P0 d कैपिटल D की पावर n, ठीक है, पावर n, बिकॉज d/dx को d लिखेंगे, पावर n तो साथ में n आएगा, प्लस P1 d पावर n-1 प्लस P2 d पावर n-2, ऐसे सॉन, लास्ट में आपका आ जाएगा P1। और यहां पे जो ये y है, दिस वन y, जो आपका y है ये आपका बाहर इस तरह से y इज इक्वल टू 0। अगर नॉन होमोजीनियस होगी तो यहां पे क्यू होगा, तो यहां पे क्यू जो भी वैल्यू होगी वो आपकी एज इट इज यहां पे आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म के बाद इसकी लिखनी होती है AE, एक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा नई नई टर्म्स आ रही है तो लग रहा होगा ये क्या चीजें हैं। जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमने ये कुछ भी यूज नहीं नहीं करते हैं, बस डायरेक्ट इनको लिखना होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर सिंपल d/dx को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, जो आपका सिंबॉलिक फॉर्म में जो y का कोफिशिएंट है उसको आपने 0 के इक्वल करना है। क्या करना भी आपको 0 के इक्वल करना है। और यहां से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, P0 d की पावर n प्लस P1 d पावर n-1 प्लस P2। बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन इस तरह से इस स्ट्रक्चर में आता है तो क्वेश्चन को देख के लगता है पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो यही होता है कि आपने क्वेश्चन को बस आइडेंटिफाई नहीं किया होता, उसका जो स्ट्रक्चर देख के क्वेश्चन लेंथ है या लंबा है उसी को देख के अब लोग थोड़ा डर जाते हो। सो एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर क्या करना रहता है भाई, दो चीजें हमने पढ़ी। नंबर 1 पे पढ़ा सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर सिंपल dy/dx को d से रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, और जो y है उसको हमने बाहर लिखना है। एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर क्या करना है आपको जो y का जो कोफिशिएंट है, ध्यान से y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल करना है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और यहां से आपको एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं और जो रूट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। जिस तरह से एक सिंपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इस आसन नोट कर लो भी इसको। और इस चीज की मेरी गारंटी है कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई से भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग सारे अटेम्प्ट कर लेते हो, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप उसके सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। जिस तरह भी सिंपल एक मान लो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि ये चीजें पढ़ी हैं, यहां से आपको थोड़ा इजी भी लगेगा। जैसे x² - k 7x + 12 = 0। मैंने कहा इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ये सबको क्लियर है कि या तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, या तो इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, या यूजिंग फैक्टराइजेशन करेंगे, या करेंगे यूजिंग y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमारा मेन एम क्या है कि जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन होगी, जो आपका क्वेश्चन होगा, वहां से आपको उसके रूट्स निकालने हैं। जैसे यहां पे x आपका वेरिएबल है तो यहां से x की वैल्यू आएगी, यहां पे आपका d रहेगा तो यहां से d की वैल्यू निकलेगी। जैसे यहां फैक्टर करेंगे तो x - 7
सॉरी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे और सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 3 एंड 4। ये इसके क्या है भाई, रूट्स हैं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। इवन इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 3 को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। या फिर अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं या हर इक्वेशन के फैक्टर नहीं भी होते हैं, तब हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला रहता है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहता है आपका, जैसे यहां पे x है तो आपका आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस के 4ac, जो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, अपॉन 2a। हम इस फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आज आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनका सेम ऐसे ही होंगे, बट x नहीं होगा। यहां से मान लो अगर एक फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है सॉल्व, आपको सिंपल सॉल्व लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा कि विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ऑर्डर 1 डिग्री 1 है, हायर ऑर्डर, कुछ नहीं लिखा होगा। सिंपल ये लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के, फिलहाल इसी के तरह ले लेता हूं, 7 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 12 वाई इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन इसका मैं ऑर्डर एंड डिग्री चेक करूंगा। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है ये आपका लाई कर रहा है हायर ऑर्डर एंड डिग्री 1 के अंदर। सबसे पहले मुझे पता है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इसको कैसे लिखा जाएगा, डी स्क्वायर माइनस के 7d प्लस 12 वाई, आपको पता है यहां से सबको बाहर लिखते हैं, इज इक्वल टू 0, एंड ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी। देन एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, जो y का कोफिशिएंट है उसको आपने 0 के इक्वल करना है, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और यहां से आपको d की वैल्यू सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन सेम इसकी तरह है, बस यही है, यहाँ पे x है आपका वेरिएबल, यहाँ पे आपका d है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई है, तो यहाँ से आपकी जब सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू 3 एंड 4 आएगी। और ये आपके क्या है भी, ये आपके रूट्स हैं। अब क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, अब पैसे से पहले हम ये रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैंने आपको बोला जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हमें उसकी एक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स निकालने हैं। रूट्स क्या चीज़ है वो आपको मैंने बता दिया। बस यहाँ पे पहले सिंपल वेरिएबल x होता था, अब आपकी यहाँ पे d की वैल्यू आएगी, d इज इक्वल टू 3 4 इसके रूट्स हैं। और वो ये रूट्स हमें कहाँ से निकालने होते हैं, हमेशा एक्सिलरी इक्वेशन से निकालने हैं। अब रूट्स किस किस तरह के आ सकते हैं, रूट्स आपके रियल एंड डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे है 3 एंड 4। यहाँ पे रूट्स हो सकता है सॉल्व करने पे सेम आ जाएं, 3 3 आ जाए, और हो सकता है रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं। और ये भी जितनी आपकी यहाँ पे डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, जैसे 2 है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, डी क्यूब होगा 3 रूट्स आएंगे, डी की 4 होगा तो 4 रूट्स आएंगे। तो जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर d की पावर होगी उतने आपके रूट्स आएंगे। तो सबसे पहले जो आपके रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा और रूट किस किस तरह के होंगे, तो उसके अगेंस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल बिल्कुल बेसिक था, बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी हैं। अभी सीखने वाली सी 2 ही बातें थी। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी होगी, उसका ऑर्डर डिग्री चेक करना है। देन अगर आपका क्वेश्चन हायर और डिग्री 1 से है तो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद आपको लिखना है उसकी एक्सिलरी इक्वेशन, और एक्सिलरी इक्वेशन के बाद आपने वहां से रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना ये आपके बेसिक से के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने 9th 10th या +1 +2 क्लास के अंदर सीखा है उसका। यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकालने नहीं आ रहे हैं तो आपको पीछे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे है, इफ रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट केस है आपका केस 1, केस 1, केस 1, इफ रूट किसके आएंगे भी, एक्सिलरी इक्वेशन के। इफ रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशंस आर रियल एंड डिफरेंट, अगर उसके रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे भी, कम से कम भी मिनिमम 4 to 5 चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं।
अगर आप स्टार्टिंग में ये चीजें इग्नोर करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो आगे आपको डिफिकल्टी होने वाली है, बिकॉज ये बिल्कुल हम बाद में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इफ अगर आपकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स रियल है एंड डिफरेंट है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा ये आपको लर्न करना है। मैं अपनी ओर से ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लो जब आपने पीछे सॉल्व किया, मान लो डी की वैल्यू जैसे 3 और 4 आई थी अभी, पर मान लो कुछ भी आ सकती है, मैंने इसको ले लिया m1 और एक वैल्यू m2। ये मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मान लो डी की वैल्यू m1 और m2 आ जाती है, m1 m2 दोनों क्या है, रियल है और डिफरेंट है, देन सॉल्यूशन इज, तो उस टाइम पर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, देन सॉल्यूशन इज, जो कि आपको लर्न करना है उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू C1, ये अपनी ओर से कांस्टेंट होगा C1, यहां पे a कैपिटल A भी लिखा हो सकता है, C1 e रेज टू पावर, जैसे यहां पे m1 है तो m1x प्लस C2 e रेज टू पावर m2x। जितने रूट्स होंगे उतने कांस्टेंट आपको अपनी ओर से लगाने हैं, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट, जैसे कि मैंने मान लिया डी के अंदर वैल्यू आपकी m1 m2 आ जाती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, C1 इंटू ई रेज टू पावर m1x प्लस C2 इंटू ई रेज टू पावर m2x। ये आपको यहां से खुद लिखना है। अगर मान लो 3 रूट्स आ जाते हैं, कॉमा m3 भी है, तो एक आपका और आगे कैरी करेगा, C3 प्लस C3 ई रेज टू पावर m3x लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लो d की वैल्यू आपकी आ जाती है 2,3, तो देयरफॉर उस टाइम पे सोल्यूशन क्या होगा, मतलब कि उसका आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू लिखेंगे C1 ई रेज टू पावर 2x प्लस C2 इंटू ई रेज टू पावर 3x। सेकेंड, अगर मान लो d इज इक्वल टू ऐसे 3 वैल्यू आ जाती है, -1, 2 एंड 4 आ जाता है, तो उस टाइम पर देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 ई रेज टू पावर -1x को -x लिख सकते हैं, प्लस C2 ई रेज टू पावर 2x प्लस C3 इंटू ई रेज टू पावर 4x। अब यहां पे किसी ने 4 को आगे लिखा हुआ, 2 को आगे लिखा हुआ, ऐसा हो सकता है, बट कोशिश ये होती है कि जो छोटी वैल्यू उसको हम आगे लिखें। जैसे मान लो 2 3 -1 आता है, तो -1 को हम कोशिश करते हैं कि आगे लिखें, अगर पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर आपका इसी के अकॉर्डिंग मैच करेगा कि छोटी वैल्यू को पहले लिख के आपने उसका सोल्यूशन निकाला होगा। तो ये केस 1 हो गया कि जब भी आपने एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स जो निकालना वो सिंपल कैलकुलेशन है, आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से निकालते हैं, और अगर वो रूट्स आपके रियल एंड डिफरेंट होते हैं या डिस्टिंक्ट होते हैं, तो आपको सॉल्यूशन को किस तरह से लिखना है ये आपको याद करना है। मतलब कि अगर 2 रूट्स m1 है, एक रूट आपका m2 है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये होगा, ये आपको याद करना है। एक बार आपको याद करनी है 3-4 चीजें, उसके बाद सब सेम चलेगा, इजी रहेगा। ये चीज फर्स्ट 1 आपको याद करनी है, ठीक है। देन केस सेकंड, केस 1 नोट करना है भैया साथ साथ। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आपने फिर से बताना है, हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सेकंड, इफ रूट्स सेकंड, केस सेकंड भी, केस सेकंड, इफ रूट्स of auxiliary equation are real होगा and equal। जैसे d इज इक्वल टू, मान लो 2 वैल्यू आती हैं, m1 m2 डिफरेंट थी, एक m और दूसरी वैल्यू भी आपकी m आ जाती है, देन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस टाइम पर उसका सॉल्यूशन क्या होगा भी, देन सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से भी, जब भी रूट्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, इफ रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर
रियल एंड इक्वल, रूट्स आपके क्या होंगे भी, रियल होंगे। केस सेकंड, रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल होंगे। जैसे मैंने ले लिया d इज इक्वल टू m और m, दोनों रूट सेम ले लिए, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका रहेगा y इज इक्वल टू सेम रूट्स के लिए, सिंगल रूट्स के लिए हम c1 लेते हैं, सिंगल अगर रूट है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं c1। अगर दो रूट सेम होंगे तो हम कांस्टेंट भी c1 प्लस c2 लेंगे, बट साथ में x लगाएंगे। याद करना है, सिंपल याद करना है। जिस तरह से स्टार्टिंग में a प्लस b का होल स्क्वायर, जो ये आइडेंटिटी है, कभी ना कभी तो याद करनी होगी, उसके बाद यूज करते हो, तो ये चीज याद करनी है कि अगर दो रूट सेम होंगे तो उसको लिखा जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर जो रूट है mx। इस तरह से उसका सोल्यूशन लिखना है, ये आपको याद करना है, ठीक है। सो अगर रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होंगे और मान लो वो आपके m और m आ जाते हैं, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो लिखा जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x लिखा जाएगा। सिंगल रूट्स के लिए हम c1 लिखते हैं, दो रूट सेम हो तो c1 प्लस c2 x लिखते हैं। अगर तीन रूट सेम हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इंटू m और होगा तो c1 प्लस c2x प्लस यहां पे ऐड होगा c3x स्क्वायर। क्या ऐड होगा भी, c3x स्क्वायर ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसी के एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लो अगर d इज इक्वल टू आपका जो रूट्स हैं वो आ जाते हैं 2,2 आ जाता है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू होगा c1 प्लस c2x। दो रूट सेम है तो ऐसे लिखा जाएगा, इतना लिखना ही आपको, और e रेज टू पावर 2x लिखा, जो यहाँ वैल्यू होगी। ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। सेकंड एग्जांपल, अगर d इज इक्वल टू मान लो तीन रूट सेम हो जाते हैं, जैसे कि 2,2,2 हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू रहेगा c1 प्लस c2x। देखो c1 लिखा जाता है एक रूट के लिए, c2x दो रूट सेम होंगे, तीन रूट सेम होंगे तो c3x स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर 4 सेम होंगे तो c4x की क्यूब भी आएगा इनटू ई रेज टू पावर 2x, जो यहां वैल्यू होगी। अगर यहां 1 होगा तो यहां 1 आएगा, अगर यहां 4 होगा तो यहां 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है, ध्यान में रखना है। अभी तक दो ही चीजें डिस्कस करी हैं, सिंपल रूट्स निकाल रहे हैं। अगर रूट्स आपके रियल एंड डिफरेंट हैं तब उसका सोल्यूशन क्या होगा, लर्न करना है। अगर रूट्स आपके एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, रियल मीन्स कि उसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होगी, आयोटा वगैरह नहीं होगा, रियल एंड इक्वल है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से लिखना है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है भाई, हो सकता है किसी के अंदर ऐसे आ जाए, नंबर थर्ड पे कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो दो वैल्यू आपकी 1 और एक वैल्यू 2 आ गई, दो रूट आपके सेम आ गए। क्या आ गए भाई, दो रूट्स आपके सेम है और एक डिफरेंट है। तो नॉर्मली इसका सोल्यूशन क्या होता है, जो डिफरेंट वैल्यू होती है केवल हम उसको पहले भी प्रेफर कर सकते हैं। तो c1 e रेज टू पावर 2x ऐसे लिखेंगे। जो रूट डिफरेंट है पहले उसको यूज कर लेंगे। अब ये दो रूट सेम है तो रूट जो सेम रूट है उसको किस तरह से करते हैं, जो कांस्टेंट एक बार यूज कर लिया फिर से यूज नहीं करना है। जैसे c1 यूज हो गया है तो वापस यूज नहीं होगा। इक्वल रूट्स के लिए अलग से कांस्टेंट c2 प्लस c3x इंटू ई रेज टू पावर कितना है 1 है, तो 1x लिख लो या x लिख लो, ठीक है। और ये जरूरी नहीं था कि पहले c1 e की 2x लिखना है, आपका आंसर ऐसा भी हो सकता था स्टार्टिंग में कि c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर x, मतलब कि इसकी जगह आपका ये आंसर हो सकता था y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर x प्लस ये रूट डिफरेंट है तो अब c3 e की 2x, ये भी आपका आंसर हो सकता था, ठीक है। बिकॉज जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड में आपके रूट्स आएंगे तो रूट्स का जो नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने आगे फर्दर उसका आंसर लिखना है। तो दो केस हमने कर लिए हैं कि जब भी
एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिफरेंट होंगे, तो उसको किस तरह से लिखना है, रियल एंड इक्वल होंगे तो किस तरह से लिखना है। एंड नेक्स्ट है नंबर 3 पे, केस 3, साथ साथ इसके नोट्स बनाने भी। केस 3 में है इफ रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स, और रियल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट लिखो, कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। केस 3, if roots of auxiliary equation are complex and different, जैसे कि d इज इक्वल टू मान लो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। आपको पता है कभी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना, जैसे मान लो -2 आ जाए तो उसको हम लिखते हैं आयोटा √2, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा उस टाइम पे। तो ये जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे d इज इक्वल टू निकालेंगे -b प्लस d, क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज हमारी जो इक्वेशन होगी एक्सिलरी इक्वेशन उसमें d की फॉर्म में होगी। तो ये आपकी v² -4ac/2a। तो जब हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम रूट्स निकालेंगे ना इक्वेशंस के, तो रूट्स आपके कभी भी कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ गया, तो देन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, देन इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, 4 केस हैं, 2 हमने डिस्कस कर लिए, 2 अभी और हैं, 3rd वन हम कर रहे हैं। y इज इक्वल टू होगा e⁻⁴, जिस तरह से बोल रहा हूं वैसे याद करना है, e⁻⁴ होगा भी रियल पार्ट अल्फा x, ठीक है। देन c1, और जो कांस्टेंट एक बार आ जाएगा वापस रिपीट नहीं होगा, c1 cos इमेजिनरी पार्ट बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, भी इसको ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपको पता है माइनस इंटू माइनस को प्लस ही लिखेंगे, -1 की पावर अगर ओड है तो -1 ही लिखेंगे, वैसे अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसका सॉल्यूशन को ऐसे ही लिखा जाएगा, ये आपको लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो किसी इक्वेशन को सॉल्व करा और आपका आंसर आया d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू e⁻⁴ रियल पार्ट, रियल कितना है अल्फा x, तो -1 है, -1x दैट इज -x लिख सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट c1 cos b क्या है, बीटा क्या है, बीटा का इमेजिनरी पार्ट, तो √3x प्लस c2 साइन √3x, ये आपका आंसर रहेगा। हो सकता है आपके 2 रूट्स हों, जैसे d इज इक्वल टू मान लो प्लस माइनस आयोटा, एक रूट भी आया और एक और आ गया, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। अब आप बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, इसमें रियल पार्ट 0 है, यहाँ पे ओनली प्लस माइनस आयोटा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू e⁻⁴ रियल पार्ट कितना है यहाँ पे 0, e⁻⁴x ब्रैकेट स्टार्ट c1 cos इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा का कोफिशिएंट, जैसे आयोटा का यहाँ पे कोफिशिएंट √3 था, √3 आया था, कितना था √3, तो यहाँ √3 आया था, अब यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो c1 cos 1x हो गया, और प्लस c2, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया भाई, थोड़ा सा गलत, जब भी आपके थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट, मैंने इक्वल रूट्स ले लिए, अभी मैं आपको डिफरेंट रूट्स करवा रहा हूं, तो एक रूट प्लस माइनस आयोटा हो गया और एक रूट प्लस माइनस
√2 आयोटा हो गया मान लो। अब ये भी कॉम्प्लेक्स रूट है बट डिफरेंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स रूट है, ये डिफरेंट है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर रियल पार्ट कितना है यहाँ पे 0, ई रेज टू पावर 0x हो गया ब्रैकेट स्टार्ट, c1 इमेजिनरी पार्ट यहाँ 1 है तो c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस ये हमने एक को सॉल्व किया। अभी दूसरा भी है, वो भी क्या आपका कॉम्प्लेक्स रूट है, अगेन ई रेज टू पावर रियल पार्ट। अब रियल पार्ट 0 है, अगर यहाँ 1 भी हो सकता है, अब मान लो 1 मैं लगा लेता हूं, अपनी ओर से लगा रहा हूं, अपनी ओर से एग्जांपल ले रहा हूं फिलहाल तो इसलिए कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है। मान लो यहाँ 1 है तो सी ई रेज टू पावर रियल पार्ट दैट इज 1x ब्रैकेट स्टार्ट। अब कांस्टेंट c1 c2 यूज हो चुके हैं, वापस यूज नहीं होंगे, तो इसको आप ये अलग से इस तरह देखो, c1 c2 यूज हो चुका, नया कांस्टेंट आएगा c3 cos √2x प्लस c4 sin √2x, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर e की 0x, किसी की पावर 0 1 होता है, e की 0x को हम 1 लिखेंगे, इसको 1 लिख लेंगे, बाकी रेस्ट सेम आपका ये आंसर रहेगा। तो ये था आपका केस थर्ड कि जब भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उसके रूट्स निकालते टाइम अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट हुए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। एक बार आपने अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन में तो वही क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन को देख के पता चल जाता है रूट्स क्या, तो डायरेक्ट हम ट्रिक कर सकते हैं, पर पता होगा तभी करेंगे ना। जैसे देखो यहाँ पे मुझे इसको देख के पता लग रहा है, अच्छा एक रूट इसका पक्का ये इमेजिनरी वाला है तो √2 इमेजिनरी पार्ट √2 होगा, रियल पार्ट 1 होगा, तो रूट तो मैं यहीं से निकाल लूंगा कि 1 प्लस माइनस √2 बन रहा है। इसको देख के पता है कि हाँ ये 0 है तो रियल पार्ट 0 होगा, यहाँ 1 लिखा है तो ये प्लस माइनस आयोटा आया होगा। तो रूट्स तो हम आंसर को देख के निकालेंगे, बट वो ही है ना कि अगर आपको एक बार क्लियर होगा तब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देख के मैं कह रहा हूं 10-10 15-15 सेकंड के अंदर बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो और छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते आप टिक कर दोगे। बट उसके लिए एक बार जो स्टार्टिंग फेज है इसके ऊपर फोकस करो, अच्छे से लर्न करो, सब चीजें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। देन केस फोर्थ है भी आपका, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल। केस फोर्थ के अंदर क्या है कि जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स होंगे या इक्वल होंगे, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो d इज इक्वल टू आपका आ गया a लिख लो या अल्फा लिख लो, a प्लस माइनस एयोटा b लिख लो, एक रूट आपका ये आ गया एंड दूसरा रूट भी सेम आ गया a प्लस माइनस एयोटा b। अब देखो ये जो रूट्स है ये कॉम्प्लेक्स रूट है, इक्वल क्यों है, बिकॉज ये सेम वैल्यू है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देन इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सेम फंडा वही, e की पावर क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट क्या है a है, इनटू देन जब दो रूट सेम होते हैं तो c1 नहीं आता है तो क्या आता है पेयर में c1 प्लस c2x आता है, ऐसे आता है। ठीक है, 3 रूट सेम होंगे तो c1 प्लस c2x प्लस c3x भी आएगा। तो e की पावर क्या भाई, e की पावर रियल पार्ट, दिस वन। सेम रूट्स हैं, 2 रूट इक्वल हैं और कॉम्प्लेक्स हैं तो इक्वल रूट्स के लिए c1 नहीं आता है, c1 आता है सिंगल रूट्स के लिए। सेम रूट्स के लिए आता है c1 प्लस c2x, cos इमेजिनरी पार्ट कितना है b, cos bx प्लस, अब c1 c2 यूज हो चुका है तो नेक्स्ट के लिए आएगा c3 प्लस c4x साइन इमेजिनरी पार्ट, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर रूट इस तरह से आएंगे तो इसका सॉल्यूशन ये लिखना है। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्व करते करते कभी आपका आंसर ये आ गया प्लस माइनस एयोटा आ गया, दूसरा रूट भी प्लस माइनस एयोटा आ गया, दोनों रूट सेम है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये रहेगा e रेज टू पावर रियल पार्ट दैट इज 0, e की 0x 1 होता है, लिखते भी नहीं है पर लिख लो, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। रियल पार्ट आपका यहाँ 0 है, यहां भी आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और अब दोनों रूट सेम है तो कांस्टेंट c1 नहीं आएगा, क्या आएगा c1 प्लस c2x आएगा,
इंटू कॉस इमेजिनरी पार्ट वो 1 है, कॉस 1x हो गया, C1 C2 यूज हो गया है तो C3 C4x के साथ नेक्स्ट आएगा साइन x। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर से लिखा जाएगा बट इसको 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके कि जब भी आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉल्व करना है और आपका जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हायर ऑर्डर डिग्री 1 का है, तभी ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। अगर ऑर्डर चेंज डिग्री चेंज हो गया तो क्वेश्चन कहीं और से आया होगा, वो कहीं और दूसरे मेथड से होगा। ये मेथड तभी लगेंगे जब भी ऑर्डर हायर ऑर्डर होगा, डिग्री 1 होगा, हायर ऑर्डर 2 3 4 5 जितना मर्जी हो, डिग्री 1 होगी। तो ये जो 4 टाइप्स हैं, ये 4 केस है, ये यूज होंगे। अब हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। सिंपली आपको जो क्वेश्चन आएगा, पहले एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, आपको लिखा होगा सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस के फॉर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे आंसर दिए होंगे 4, वहीं से देख के रूट पता चल जाएगा कौन सा है, पर एक बार करना कैसे है। सबसे पहले आपको सिंबॉलिक, अभी मैं सिंपल सब्जेक्टिव अप्रोच से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग होती है, बट ऑब्जेक्टिव अप्रोच तभी हम लगा सकते हैं जब एक बार पहले आता हो क्वेश्चन। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस 3y, आपको पता है यहां से सिंबॉलिक फॉर्म में बाहर लिखा जाता है। ये आपकी होमोजीनियस है बिकॉज राइट हैंड साइड के अंदर 0 है। नॉन होमोजीनियस भी होंगी, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहां से फैक्टर तो बाद में, पहले एक्सिलरी इक्वेशन, यहां से क्या है, सेकंड स्टेप क्या है इसका, ये फर्स्ट स्टेप सिंबॉलिक फॉर्म, सेकंड स्टेप एक्सिलरी इक्वेशन। केवल क्या आता है कि आपको ये दिया होगा, पूछा होगा कि इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तब तो पता होना चाहिए। तो एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर y का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल करना है आपको। और यहां से आपकी प्रैक्टिस है, बेसिक कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं आज तक वो डिपेंड करेंगे। फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर से सॉल्व कर लो या यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड सॉल्व कर लो। तो d की वैल्यू यहां से जब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर आपको पता ऐसे 2 डिजिट जिनको ऐड करें तो -4 बने, माइनस के 3d माइनस के 1d, और मल्टीप्लाई करें तो +3 × 1 3 आए, ठीक है। तो फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन, ये पढ़ रखा है आपने। तो d कॉमन आ जाएगा, d -3, यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, d -3। अगर ये पेयर के अंदर वैल्यू सेम नहीं हुई तो गलत हो गए फैक्टर आपके। तो यहां से d -3 कॉमन आ गया और d -1 इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू आपकी 1 और 3, ये आपके रूट्स आए। ये तो हम डायरेक्ट वैसे यहां से गैस हो रहे हैं, गैस क्या हो रही है, तो 4 ऑप्शन में दिए रखे होंगे, वहां से भी पता चल जाता है। सो अब ये रूट्स आएंगे जो हमने पीछे 4 केस किए। अब मैंने पता नहीं मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, किसमें कैसे रूट्स आ जाएंगे। अब जो ये रूट्स आएंगे, जो 4 केसेस हैं वो इंप्लीमेंट होंगे कि यहाँ पे रूट्स आपके रियल और डिफरेंट हो सकते हैं, तो केस 1। रूट आपके रियल और इक्वल हो सकते हैं, केस 2। एंड रूट आपके कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट हो सकते हैं, केस 3। रूट आपके कॉम्प्लेक्स और इक्वल हो सकते हैं, केस नंबर 4। उसके अकॉर्डिंग आपने इसका सोल्यूशन लिखना है। देन हम बोलेंगे देन इट्स सोल्यूशन इज, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, देन इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू रहेगा अभी। और सोल्यूशन को के बार ना हम सोल्यूशन को कंप्लीट, CS भी लिखा होता है, CS इट स्टैंड्स फॉर कंप्लीट सोल्यूशन। तो y इज इक्वल टू C1 e⁻1x प्लस C2 e⁻3x, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और जब हम ये चैप्टर कर लेंगे तो जो हमने टीजीटी के अंदर सॉल्यूशंस निकाले थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के थे, वो इनकी हेल्प से वो क्वेश्चन और फास्ट हो जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चंस वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, पर 1 मिनट, इसके पहले कुछ चीजें जो हम यूज करेंगे रूट्स निकालने के लिए, जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। नंबर फर्स्ट पे जब भी रूट्स निकालने हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं तो आप यूज करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
ये हम लगा सकते हैं ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब d की पावर 2 होगी तभी ये चीज इंप्लीमेंट होगी। क्या होता है, d इज इक्वल टू, d इसलिए बेस्ट x होता है, नॉर्मली x से लिख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फर्स्ट। नंबर सेकंड पर ये आइडेंटिटी मैक्सिमम यूज होगी। a क्यूब बी क्यूब कभी बन रहा होगा तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नंबर थर्ड पे a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा होगा तो आपको लिखना है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एंड फोर्थ वन सिंपल, ये तो मैक्सिमम यूज होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे। डायरेक्ट इसकी इनकी हेल्प से हमें जस्ट क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। अगर रूट्स निकाल ली तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका अप्रोप्रिएट केस हमने पढ़े हैं, केसेस पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका आपको सोल्यूशन जस्ट लिखना है। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जिनमें जो ऑर्डर है वो हायर होगा, हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे। जैसे 2 वाले सिंपल है, फैक्टर से कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। जब हायर ऑर्डर होगा तो उसके रूट्स किस तरह से निकालने हैं, एक दो क्वेश्चन वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल देखो वर्ड सॉल्व लिखा होगा, जब ये सिंपल सॉल्व आ गया और देखने में लगा कि यह क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है, तो करना किस तरह से है वो तभी पता चलेगा। सबसे पहला काम, जब भी सॉल्यूशन निकालना है, यू हैव टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद डायरेक्ट मैं इनकी यहां से इनको देख के मैं इसकी डायरेक्ट एक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा। एक्सिलरी इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म पता है आपको क्या आएगी, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 12d। तो एक्सिलरी इक्वेशन में उसको जीरो के इक्वल करना होता है, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस के 12d इज इक्वल टू 0। और इसमें d की हाईएस्ट पावर 3 है यहां पे, तो इसके 3 रूट्स आएंगे। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है। जब d कॉमन ले लेंगे तो अंदर डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 12, एक फैक्टर तो डी 0 आ गया। यहां से आंसर किसी अगर चारों में से एक आंसर में एक रूट 0 तो वही आपका आंसर रहेगा। आगे इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, मे बी डी माइनस 4 डी माइनस प्लस 3। चेक कर लेना एक बार, मैंने डायरेक्ट कर लिए हाँ यही बनेंगे। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी, देन 4 आ जाएगी और माइनस 3 आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e की 0x, e की 0x को 1 लिखा होता है, हो सकता है c1 ही लिखा हो, c1 e की 0x। अब वैसे तो माइनस 3 छोटा है बट 0 तो आगे प्रेफर कर लेते हैं बिकॉज वो 1 बन जाएगा। फिर इन दोनों में से पहले प्रेफर इसको करेंगे, c2 e रेज टू पावर माइनस के 3x, देन c3 e रेज टू पावर 4x। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आंसर रहेगा c1, ये e की 0x 1 होता है, लिखा नहीं होता है, ऐसे लिखा जाएगा c2 e की पावर माइनस 3x प्लस c3 e की पावर 4x। फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको उसके रूट्स निकालने आने चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस है। चलो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, कोई और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर होने के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, उससे क्वेश्चन फास्ट किस तरह से करने हैं वो आपको सिखाया जाएगा, बट वो तभी करवा सकता हूं, पहले आपको पता होना चाहिए। मान लो ये क्वेश्चन है, अब आपको बताइए इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, डी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा, डी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पे कौन सा फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा अभी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। आपको जस्ट फैक्टर करने हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी देन ए का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस डी प्लस बी का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0 भी। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एटलीस्ट रूट्स आप निकाल लोगे। देन यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू d इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। कई बार क्या होता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है और हमें अगर एक ही रूट बाकी है, चारों में से जो चारों आंसर दे रखे हैं वहां से हमें वो बता रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम यहां से टिक कर सकते हैं।
देन इस यहां से d -1 आ गया बिकॉज इसको 0 के बराबर करेंगे। अब इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं होते, यहां लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो रहेगा d इज इक्वल टू -b, -1 है -1 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4ac 1 b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4ac -√3/2a, और यहां से बन जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3, और जो नीचे 2 होता है इसको हमेशा अलग कर देते हैं इस तरह से। ये आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब सॉल्यूशन देख के पता चल रहा है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू c1, पहले ये रियल रूट यूज करेंगे, y इज इक्वल टू c1 e⁻⁻x आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू c1 e⁻⁻x, लिखना नहीं है, ऑप्शन में देख के टिक लगाना है, प्लस अब ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स रूट में क्या होगा, e⁻रियल पार्ट 1/2 है, 1/2x मीन्स या फिर x/2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, c1 यूज हो गया है, नया कॉन्स्टेंट आएगा c2 cos इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है आपका √3/2x प्लस c3 sin √3/2x, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, आंसर रहेगा y इज इक्वल टू c1 e⁻⁻x, थोड़ा सा भी विजिबिलिटी नहीं है यहां पे, लास्ट में बोल दे रहा हूं फिर से, आंसर यहां पे रहेगा e⁻x/2 इंटू c2 cos इमेजिनरी पार्ट √3/2x प्लस c3 sin √3/2x, c1 यूज हो गया है इसलिए हमने यहां पे c2 और c3 यूज किया, जो कांस्टेंट एक बार आ गया उसको वापस यूज नहीं करना है, नया कांस्टेंट लेना है। सो नेक्स्ट है, यहां पे भी आपकी सिंपल आइडेंटिटी यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने रूट्स निकाल लिए, रूट्स के अकॉर्डिंग आपने फर्दर उसका आंसर लिख दिया, ठीक। सो नेक्स्ट वन है आपका नेक्स्ट अभी आपका सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा ये क्वेश्चन चीजें बार बार यूज होंगी, जो चीज मैंने एक बार सिखा दी नेक्स्ट टाइम इसको स्किप कर देंगे और रेस्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व d3y, क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस, इसकी असाइनमेंट साथ साथ मिलती रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ भी नहीं करना है, कोई बुक नहीं फॉलो करनी है, सारे क्वेश्चन जो भी मैं ही करवाऊंगा, असाइनमेंट भी मैंने देनी है, कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारा मटेरियल एक बुक के अंदर नहीं है, अलग अलग बुक से आपको ये चीजें लिखवाई जाएंगी। d3y/dx³ -4, आपको बस सिंपल जो असाइनमेंट्स है वो सॉल्व करनी है, उनके जो आंसर जो आपसे नहीं सॉल्व होगा वो आपने मेरे को बताना है, वो हम चैप्टर के साथ साथ सारे डाउट्स साथ साथ क्लियर कर लेंगे, और साथ साथ टेस्ट भी होगा आपका। -2y = 0, अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, d³ -4d² = 0। अब जिसको ये चीज आती है उसके लिए जस्ट ये जो भी हमारा आज 1 घंटे का लेक्चर हो गया, इसमें जो सब 10-15 मिनट का काम था, बट ये सोच के कि बहुत टाइम हो गया कि बच्चों को +1 2 के ऊपर फोकस करते हैं, चीजें भूल चुकी हैं, एक बार रिमाइंड करने के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में एक बार अच्छे से होगा तो आगे अपने आप ही अच्छा चलेगा, ठीक है। सो अब यहां से अब ये अगर होती क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो इसके रूट्स निकाल लेते। अब ये क्यूबिक है और कोई इसके फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं, कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो यहां पर उसके रूट्स किस तरह से निकालने हैं मैं सिखाऊंगा। पर आपको एक पता है कि जो रूट होता है ना, यहां से एक मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिकॉज रूट्स निकालने का टाइम नहीं होता है पेपर में, इसके रूट्स ये आएंगे। अगर मान लो d है, सपोज d से लिखता हूं, चलो d² -5d, और यहां पे d की वैल्यू आ गई, तो आपको पता है ऑप्शन दे रखे होंगे क्वेश्चन के सामने, तो अगर कोई ना कोई एक ऑप्शन तो ऐसी होगी c1e⁻2x + c2e⁻3x, तो यहां से अगर 2 को सीधा यहां डालूंगा, अगर 0 हो गया इट मीन वो उसका रूट है, मतलब ये इतना पार्ट ठीक है। फिर दूसरा चेक करेंगे 3 ने सेटिस्फाई कर दिया तो वो उसका आंसर, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट आंसर मूव कर जाएंगे। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं, बट आना तो चाहिए,
ठीक है, आना भी चाहिए कि अगर क्वेश्चन का मेथड चेंज हो सकता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो रूट्स किस तरह से सॉल्व करने हैं वो भी बताना चाहिए। अदरवाइज जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो 4 आंसर दे रखे होंगे, उसमें से कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर रहेगा। अब आपने क्या करना होता है, मान लो नहीं पता, आंसर नहीं दे रखे हैं, इसके फैक्टर रूट्स किस तरह से निकालने हैं वो आने ही चाहिए, आगे भी यूज होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्यूबिक इक्वेशन के अंदर, वहां भी यूज करेंगे ये मेथड। तो आपने जैसे d है तो d अगर यहां x होगा, x इज इक्वल, अपनी ओर से d को जो एक हम वैल्यू लेके चलते हैं कि या तो 1, -1, 2 और -2, ये 4 वैल्यूज हम लेके चलते हैं अपनी ओर से, अज्यूम करके चलते हैं, अज्यूम कि इनमें से कोई एक सोल्यूशन होगा, और 99% यहां से आंसर आ जाता है। हो सकता है आगे 3, -3 ऐसे जाना पड़े, पर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। सबसे पहले आपने 1 लेना है, हमेशा 1 या -1 से चलना है। 1 यहां डालना d की जगह, अगर 1 को यहां पुट किया और 0 आ गया, इट मींस ये उसका रूट है, ठीक है। जैसे 1 को यहां पुट करो, 1 का क्यूब 1, -1 का स्क्वायर d की जगह पुट करना है, 1 का स्क्वायर 1, -4 प्लस के 5 -2, तो कितना आ गया 5 + 1 6, 6 - 6 कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया कि d = 1 इसका रूट है, इसका एक रूट d = 1 है, बिकॉज रूट है तभी तो उसने सेटिस्फाई किया। d को हमने जहां जहां d था वहां 1 पुट किया, ये 1 पुट किया, आपका आंसर 0 आ गया। देखो d 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस d का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 आ गया, 5 × 1 5 - 2, तो सॉल्व करके कितना आ गया = 0 आ गया। यहां पे मैंने क्या पुट किया d = 1। अगर d को 1 पुट करके 0 नहीं है तो -1 के मूव करेंगे, देन फिर 2 -2 पे करेंगे, देन -2 पे, एक ही वैल्यू निकालनी है आपको। अब यहां से कंफर्म हो गया d = 1 इसका एक रूट है। जैसे यहां पर ये पता है इसका एक रूट 2 है, एक रूट 3 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, तो ये 2 इधर आएगा तो इसका एक d - 2, ये 3 इधर आएगा तो क्या बनेगा d - 3 = 0, तो यहां से फैक्टर बन जाते हैं। तो उसी तरह अगर d = 1 इसका एक रूट है तो इसका फैक्टर इसका एक फैक्टर क्या होगा, 1 इधर आएगा, d - 1 एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर आपको यहां पे निकालना है, बस यही चीज सीखनी है। उसके बाद आगे आपको सॉल्व, फिर आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक। अब भी आपको हर मेथड से इसलिए करा रहा हूं कि पता नहीं किस टाइम पे कौन सी अप्रोच यूज करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा मेथड निकालने, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर लो। एक तरीका तो ये है, कैसे डिवाइड कैसे करना है ये आपको आता है, बट हम ऐसे करेंगे नहीं, बता रहा हूं। d³ -4d² + 5d - 2 डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, d - 1 से। तो d - 1 से एंड में ये इसका रूट है तो इसको पक्का भाग कर देगा, एंड में 0 आएगा, जो यहां पर आएगा कोशेंट आएगा वो यहां लिखा जाएगा, वो उसका दूसरा फैक्टर हो गया। अब भाग करने से फैक्टर कैसे आता है, जैसे मान लो 45 है, 45 का एक फैक्टर 5 है, तो इनटू सेकंड फैक्टर कैसे आएगा, इसको 45 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 45/5 करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह से अगर इसका एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड करके आपका यहां पे एक फैक्टर आ जाएगा। फिर यहां से d की वैल्यू 1 आ जाएगी, बाकी 2 वैल्यू आपको यहां से निकालनी है यहां से। अब हमें इतना टाइम नहीं होता है कि इस मेथड को हम ये डिवाइड करके निकालें, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हॉर्नर मेथड यूज करते हैं। अभी अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो पॉज करके पीछे करके फिर सुनना, क्लियर हो जाएगा जो मैंने बोला। अब इतना टाइम नहीं होता कि हम ये डिवाइड करके इसके फैक्टर्स निकालें, तो हम किस तरह से निकालते हैं, इतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये आपको गेस करना ही पड़ेगा कि इसका एक रूट क्या होगा। आपने इसको हम करते हैं यूजिंग हॉर्नर मेथड, हॉर्नर्स मेथड, HORNERS, हॉर्नर्स मेथड से रूट्स निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे। आपको इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, जो क्यूबिक इक्वेशन है। d³ का कोफिशिएंट कितना है 1, d² का कितना है -4, d का कितना है 5, कांस्टेंट लास्ट में -2। इस तरह से कोफिशिएंट आपको लिखने हैं। और अगर कोई टर्म मिस है, ऐसे मान लो d² नहीं है, तो उसके प्लेस में 0 लिखा जाएगा। जैसे d³ का 1 आ गया, d² मिस है तो उसको 0 लिखेंगे, मतलब कि कोफिशिएंट पूरे सीक्वेंस में लिखने हैं। फिर ऐसे लाइन लगानी है और एक लाइन ऐसे लगानी है,
d इज इक्वल टू 1 करके 0 आया तो 1 से इसको भाग लगानी है, जिसको पुट करके 0 आया वो आएगा 1। अगर ये 4 पुट करके 0 आता तो यहां 4 आता, ये वाला जो 1 है वो ये वाला 1 है, ये वाला। अगर यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 है तो 2 आएगा, ठीक है। फिर हमेशा फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे जो भी है वो सीधी नीचे चली जाएगी, जो भी होगी 1 2 3 जो यहाँ वैल्यू होगी वो एज इट इज यहाँ आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 यहाँ लिखना है 1, इनको ऐड करना है, -4 + 1 कितना हो गया अभी 3। फिर 1 इंटू 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, 3 1 जा 3, इनको ऐड करना है, 5 + 3 सॉरी -4 प्लस ऐड करना है तो -3 आएगा ना, -4 ये ऐड करने हैं, -4 + 1 -3, इसको इससे मल्टीप्लाई -3, इनको ऐड करना है 2 आ जाएगा, इसको इससे गुना करनी है 1 × 2 2 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 0, ये लास्ट में 0 हो जाएगा। अगर लास्ट में 0 हो गया तो आपने ये सही करा, नहीं तो गलत है वो, बिकॉज ये 0 हमेशा, अगर ये आपका एक रूट है एक फैक्टर है तो ये पक्का इसको भाग कर देगा तो एंड में रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब जो बच गए ना, ये हमने क्यूब के कोफिशिएंट लिखे थे, क्यूब के, तो किसके बच गए स्क्वायर के, तो ये आपका आएगा सेकंड फैक्टर आएगा, ये 1 है 1d², तो 1d² को डायरेक्ट d² लिखेंगे, -3d + 2 ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरह हॉर्नर मेथड से आपने रूट्स निकालने हैं, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ फिर से सुनना, नहीं पता चला फिर बताना, हम फिर करेंगे, ठीक है। तो आगे तो आपको पता ही कैसे निकालना है, आगे इसके फैक्टर वैसे जो प्रैक्टिस हो जाती है, d-1 इसके फैक्टर करेंगे तो d-1 इंटू d-2 इज इक्वल टू 0, यहां से d की वैल्यू 2 1 वैल्यू आ जाएंगे, एक 2। अब 2 इसके रूट्स क्या होंगे, 2 रूट सेम है एक डिफरेंट है, सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन आपका आ जाएगा, पहले सेम वाले लिख लो, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू c1, 2 रूट सेम है तो c1 c2x e⁻x प्लस c2 e की पावर, सॉरी c2 यूज हो गया, c3 आएगा c3 e की 2x, ठीक है। और वैसे ही मैंने बता दिया ये रूट्स तो वैसे भी हम ऑप्शन से देख लेंगे, पता होना चाहिए, आगे आएंगे। ये हमने हॉर्नर मेथड एक और फिर से डिस्कस कर रहा हूं, हल्का सा देख लो। जब ऐसी यहाँ डिग्री 4 5 भी हो सकती है, तो अगर क्यूब के कोफिशिएंट लिखे तो 1 डिग्री कम बचते हैं, स्क्वायर के बचेंगे, 4 के लिखेंगे तो क्यूब के बचेंगे, फिर वही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। तो सबसे पहले 1 -1 2 या -2 इनमें से इसका एक रूट हो सकता है, तो 1 पुट करेंगे या -1 पुट कर लो, 1 पुट किया 0 आ गया, इट मीन इसका रूट है 1 इधर आएगा, d-1 इसका एक फैक्टर हो गया, बिकॉज ये अगर ये रूट है तो ये 2 इधर आके 3 इधर आके फैक्टर बन जाता है, ये फैक्टर बन गया d-1। अब इसका सेकंड फैक्टर निकालने के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करना है यूजिंग हॉर्नर मेथड। क्या करना होता है, इसके लिखने कोफिशिएंट, जैसे 1 ये 1 आ गया, 1 -4 5 5 -2, थोड़ा स्पेस डाल के लिखना है। अगर कोई टर्म मिस है या मान लो 5d मिस है तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, एक सीक्वेंस में लिखने हैं। फिर 1 पुट करके 0 आया है तो 1 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू यहां होगी 1, और फर्स्ट वैल्यू एज इट इज नीचे जाती है, 1 नीचे जाएगा, 1 इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 ऐड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिखना है, ऐड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिखना है, ऐड करना है, 0 हो जाएगा। अब ये लिखे थे क्यूब के ऑप्शन, ये बच गए आपके स्क्वायर के, 1d² को ओनली d² लिखा जा सकता है, -3d + 2 इज इक्वल टू 0। और आगे इसको फैक्टर करने आपके आते हैं। तो एक बार फिर से जो ये लेक्चर था अगर वैसे देखा जाए, कुछ 2 बातों के ऊपर हमने फोकस किया। कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस चैप्टर से मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 7-8 क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसके पार्ट्स भी बहुत सारे हैं, बुक है पूरी, 2 बुक्स हैं बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर एक बुक है, +1 2 के अंदर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है तो इक्वेशन ही है, होगा इज इक्वल टू साइन ही, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है हमने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना उसके अलग रूल्स हैं, तो इसी तरह इसके अलग रूल्स हैं। बस इसके लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा dy/dx उसके हायर ऑर्डर उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, dy/dx के अंदर y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो सोल्यूशन जो ये सोल्यूशन है वो उसको जो आंसर आ रहे हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे, y की वैल्यू आएगी dy/dx, यहाँ y से आपकी वैल्यू आएगी,
और पहला काम यही होता है इसका ऑर्डर एंड डिग्री चेक करना। ऑर्डर होता है उस इक्वेशन के अंदर सबसे ज्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है और डिग्री क्या है उसकी। ये हमने टीजीटी के अंदर भी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, वो लेक्चर पहले आपने अटेंड करने हैं। ऑर्डर एंड डिग्री देखने से पहले जो आपकी इक्वेशन है, जैसे इनकी पावर्स हैं, ये 1 मतलब इंटेग्रल वैल्यू चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे dy और dx की पावर -4 -1 नहीं होनी चाहिए, पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, 3/2 नहीं होनी चाहिए, 5/2 नहीं होनी चाहिए। तो पावर आपकी इंटेग्रल वैल्यू होनी चाहिए, तब आप ऑर्डर और डिग्री चेक करोगे। ऐसा नहीं चाहिए कि इसके इंटीग्रेशन लगाए, तो अगर इंटीग्रेशन लगाए पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री चेक करना है आपको। अगर ऑर्डर 1 डिग्री 1 है तो क्वेश्चन आपका चला जाएगा जो आपकी +2 क्लास तक है, +1 के अंदर है, या तो वो बाय सेपरेटिंग वेरिएबल होगा, या होमोजीनियस मेथड से होगा, या फिर बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, आएगा इसके अंदर, फिर से आएगा, डिटेल में आएगा। या फिर जो हमने आज करा हायर ऑर्डर डिग्री 1 होगी तब, और भी काफी सारी चीजें हैं, वो 1 by 1 चीजें आएंगी। जब भी हायर ऑर्डर डिग्री 1 होगा तो उसके अंदर हमने आज करा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके कोफिशिएंट ये दिस 1 4 5 ये कांस्टेंट होंगे। आगे जाके ऐसे भी आगे यहाँ x हो सकता है, यहाँ y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अलग मेथड्स हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा होमोजीनियस वाले पढ़े। अभी राइट हैंड साइड में 0 है, अब राइट हैंड साइड में कुछ और होगा तो वो आपके नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नॉन होमोजीनियस को ही डिस्कस करेंगे। तब तक आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है। कुछ एक प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, वो आपने उनके प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। बाद में आपको इसकी असाइनमेंट भी मिल जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वहां पे बिना हेजिटेशन से आपने क्वेश्चन शेयर करने हैं, वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लिखवा देता हूं जो आपने करने हैं। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन आपका y ट्रिपल डैश मीन्स वही ऑर्डर 3 d³ लिखा हो सकता है, इसको d³ ओवर dx³ लिखा हो सकता है। y डबल डैश माइनस y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका d³। आप प्रीवियस से जितने मर्जी चेक कर लो, सेट नेट पीजीटी, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म्ड है। सिंपल आए टफ आए क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इस तरह से, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसके पता होना चाहिए, इतने श्योरिटी होनी चाहिए, हाँ हमने सॉल्व करा है, इसके फैक्टर निकाले हैं, पक्का ठीक होंगे। तो बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो आपने शेयर करना है, देन मैं उसको सॉल्व करूंगा। अब चलते चलते एक लास्ट में छोटी सी चीज मेरे को दिख रही है कि वो भी मुझे आपको बता देनी चाहिए। हल्का सा देखोगी, सिर्फ 2 मिनट का काम है, बाकी आपका ये आज का कंप्लीट हो गया। मान लो अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा और सिर्फ आगे की चीज सिखाऊंगा। क्वेश्चन आपको आएगा सॉल्व, या इसी का पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो आप, ये आपका नेक्स्ट का क्वेश्चन है। सॉल्व d² ओवर dx² माइनस 4dy ओवर dx प्लस 5y। लेक्चर्स तो इसके लंबे जाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर कंसेप्ट कंप्लीट नहीं होंगे, पहले बता रहा हूँ। लेक्चर्स के लंबे जाएंगे, जो चीजें आती हैं स्पीड की ऑप्शन होती है वहां से फास्ट कर सकते हैं।
बट अगर अच्छे से सुनोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आपको फैक्टर के रूट्स निकालने का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और गिवन दैट, इसके आगे क्वेश्चन थोड़ा केवल क्वांटिटी में है, ऐसे जो पीछे पड़ा है सबके साथ हो सकता है। गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 ऐसे दे रखा होगा, एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड dy ओवर dx कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन भी इसी के तरह सिमिलर है। पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको, और इसका मैं फिलहाल मैं आंसर देख के लिख रहा हूं, ये आपने सॉल्व करना है। इसका आपका सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x c1 cos x, c1 cos x प्लस c2 sin x, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मानना है। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, मतलब ये जो ये चीजें दे रखी होंगी तो इसके लिए कैसे सॉल्व करना है। कई बार यहाँ y डैश लिखा होता है और ये 0 ऐसे नहीं लिखा होता, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है y डैश ऐसे, तो ये पता ही है बीच वाली वैल्यू क्या है, दिस वन, ये x होता है, तो y डैश मीन्स dy ओवर y डैश की वैल्यू 0 है। तो इस चीज को, इन दोनों को समटाइम इस तरह से भी लिखा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बीच वाला ये x होता है, ये y डैश की वैल्यू 0 होगी। कब होगी y डैश 0, कब होगा y डैश 0 कब होगा, जब x 0 है, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आगे यहां तक सेम है, इसके आगे सिंपल क्या करना होता है, जब ये चीजें दी होती है हमें जस्ट c1 c2 जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू निकालनी होती है। यहां पे dy ओवर dx 0 है, बट dy ओवर dx तभी आएगा जब इसका आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। तो यहां से डिफरेंशिएट करना है इसको, यहां पे आपका आएगा dy ओवर dx, जब डिफरेंशिएट तो दिस वन ये फर्स्ट फंक्शन और दिस वन ये आपका सारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, c1 आ गया, cos x का क्या होगा, माइनस sin x होगा, प्लस c2 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, cos x होगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज c1 cos x प्लस c2 sin x और e की 2x इंटू 2x की फिर से 2, ठीक है। तो आपने यहां से इसका डेरिवेटिव करना है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये खुद करना है सॉल्व, c1 c2 की वैल्यू आएगी। करना क्या है आपको, एक इक्वेशन ये होगी, इसमें से नेक्स्ट में से कॉमन ले लो, चलो कॉमन क्या है, e की 2x कॉमन आ गया, और इधर क्या है आपका dy ओवर dx, e की 2x कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, अंदर बचा माइनस c1 sin x, और यहां 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा 2c1 sin x वाले इकट्ठे कर लो, तो यहां बना आपका माइनस के c1 और उधर बना 2c2, कॉस वाले इकट्ठे कर लो, यहां पे आपका बना c2 और यहां पे बना आपका 2c1 cos x, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब क्या करना है, सबसे पहले ये y नहीं होगा उस टाइम पे, इस y को आप समझोगे y ऑफ x, बिकॉज ये फंक्शन जैसे f ऑफ x होता है कि फंक्शन x की फॉर्म में y ऑफ x, मतलब इस इक्वेशन में ये जो ये दिस वन है इसको ऐसा भी लिखा होगा y0 इज इक्वल टू 1, ऐसे y1 होगा जब x 0 है। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करना है, y को 1 पुट करना है। तो जैसे यहां पे हम y को 1 लिख देंगे, जब इक्वेशन 1 के अंदर x को 0 पुट करेंगे, y को 1 लिखेंगे, तो y की वैल्यू 1 हो गई। देन बिकॉज यहाँ पे y था, y इज इक्वल टू था, y की वैल्यू 1 होगी, e की 0 ये 1 हो गया, 2 इंटू 0 0, e की 0 1 होता है, cos 0 1,
C1 आ गया, cos 0 1, साइन x को 0 पुट किया, साइन 0 0 सारा 0, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू आपकी आ गई। देखो इक्वेशन 1 से C1 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन सेकंड के अंदर जब dy ओवर dx को 0 लिखोगे, इसको 0 लिखोगे और x को भी 0 पुट करोगे, जहां जहां x होगा 0 पुट करोगे तो आपकी C2 की वैल्यू आ जाएगी। C1 C2 की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में डालनी है, यहां डालनी है, यहाँ पे C1 की डालनी है, यहाँ पे C2 की डालनी है, ठीक है। तो वो आपका आंसर रहेगा। जैसे C1 की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे आंसर में यहाँ C1 को 1 लिखेंगे, और जब आप सॉल्व करोगे तो C2 की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज dy ओवर dx ये 0 हो गया, 0 डालेंगे, e की 0 1 हो गया, साइन 0 0 सारा 0 हो गया, देन यहाँ पे cos 0 1, तो C2 प्लस 2C1 इज इक्वल टू 0 होगा। C1 की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली वो यहाँ पे यूज कर लेंगे, और वहां से C2 की वैल्यू भी आपकी 0 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको ये चीजें साथ में दी होंगी तब आपको क्या करना होता है, एंड में जो कांस्टेंट्स होते हैं उन्हीं की वैल्यू आपको निकालनी होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of differential equation with constant coefficient of non homogeneous differential equation, ठीक है। सो आज के लेक्चर के अंदर ये आपने चीजें रिवाइज करनी है, बट इनको रिवाइज करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एडवाइस कर रहा हूँ कि जो हमने टीजीटी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर पढ़ा है उसको पहले एक बार अच्छे से देखो, अटेंड करो, देन इस लेक्चर को आपको अटेंड करने का बेनिफिट होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।